फिल्म की शुरुआत स्कॉटलैंड से होती है, जहां पहले सीन में हम क्रिस को देखते हैं। क्रिस अपनी पत्नी को मनाने की कोशिश कर रहा होता है क्योंकि वह एक बेहद खतरनाक मिशन पर जाने वाला है जिससे वह लगभग 2 महीने बाद ही वापस आएगा। उसकी पत्नी इस फैसले से बिल्कुल भी खुश नहीं होती क्योंकि उसे अच्छी तरह पता है कि यह काम जानलेवा साबित हो सकता है। क्रिस उसे समझाता है कि यही उसका पेशा है और इसी काम में वह एक्सपर्ट है। वह कहता है कि उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। काफी देर तक बहस और समझाने के बाद आखिरकार उसकी पत्नी मान जाती है। इसके बाद क्रिस उसे अलविदा कहता है और अपनी बोट की ओर निकल पड़ता है, लेकिन दोनों में से किसी को भी अंदाजा नहीं होता कि आगे उनकी जिंदगी कितनी बड़ी मुसीबत में फंसने वाली है। जब क्रिस शिप पर पहुंचता है तो उसकी मुलाकात बाकी टीम मेंबर से होती है जो उसके साथ समुद्र की गहराइयों में जाने वाले होते हैं। इस टीम का लीडर जैक होता है। जैक सभी को इकट्ठा करके बताता है कि सर्दियां नजदीक है और लोगों को हीटर चलाने के लिए गैस की जरूरत पड़ेगी। इसी वजह से समुद्र के नीचे मौजूद एक पाइपलाइन को ठीक करना बेहद जरूरी है क्योंकि बाद में ऐसा मौका नहीं मिलेगा। जैक टीम को 3 हिस्सों में बांट देता है और समझाता है कि उन्हें कुछ दिन खास कंटेनर्स में रहना होगा। इसके बाद उन्हें लगभग 1000 फीट नीचे समुद्र की गहराइयों में भेजा जाएगा। जैक भरोसा दिलाता है कि वह ऊपर से सभी को गाइड करता रहेगा और अगर कोई परेशानी आती है तो सभी को तुरंत ऊपर खींच लिया जाएगा। सभी लोग अपने काम को गंभीरता से लेते हैं और ज्यादा समय नहीं लगाते। जैक के आदेश पर कंटेनर्स के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और अंदर ऑक्सीजन का सही लेवल सेट कर दिया जाता है ताकि सांस लेने में कोई दिक्कत ना हो। इसके बाद शिप नॉर्थ सी की ओर बढ़ने लगता है जिसे दुनिया का सबसे खतरनाक समुद्री इलाकों में से एक माना जाता है। डेक पर मौजूद जैक माइक्रोफोन से सभी को चेतावनी देता है कि वे जहां जा रहे हैं वहां चारों तरफ डरावना सन्नाटा और खतरनाक शार्क्स होंगी, इसलिए उन्हें काम जल्दी खत्म करके वापस आना होगा। इसी बीच एक ड्राइवर बैल होता है जो अकेले एक्सरसाइज कर रहा होता है। बैल को डाइव से पहले खुद के साथ थोड़ा वक्त बिताना पसंद होता है जिससे उसका फोकस बेहतर रहता है। ऊपर से जैक हर किसी पर नजर बनाए रखता है क्योंकि एक छोटी सी गलती पूरे मिशन को तबाह कर सकती है। इसके बाद शिप की स्पीड बढ़ा दी जाती है और रात तक वे अपनी लोकेशन पर पहुंच जाते हैं, लेकिन बाहर भयानक तूफान चल रहा होता है, इसलिए शिप के डायनामिक पोजीशनिंग सिस्टम की मदद से उसे एक जगह पर स्थिर कर दिया जाता है ताकि वह तूफान के बावजूद हिले नहीं। अब जैक आदेश देता है कि डाइव का समय आ चुका है। तीनों डाइवर्स तैयार होने लगते हैं। डंकन सभी को याद दिलाता है कि चाकू, कंपास और टॉर्च साथ में रखना बेहद जरूरी है क्योंकि यही चीजें उनकी जान बचा सकती है। इसके बाद वे एक एक करके एक खास ड्राइव बेल में जाते हैं जिसमें एक छोटा सा एयर टाइट कैबिन होता है। यह बेल उन्हें समुद्र में लगभग 400 फीट नीचे तक ले जाने वाली होती है। बाकी की दूरी उन्हें खुद तय करनी होती है। ड्राइव बेल को एक मोटी केबल से जोड़कर नीचे उतारा जाता है, लेकिन तेज तूफान की वजह से बेल पूरी तरह से हिलने लगता है जिसे महसूस करके क्रिस घबरा जाता है। 400 फीट पर पहुंचने के बाद बेल बीच में ही रुक जाता है और अब उन्हें खुद नीचे उतरना होता है। जैक के निर्देश पर डंकन सबसे पहले बेल को नीचे भेजता है। बेल के हेलमेट में एक केबल जुड़ी होती है जिससे वह ऊपर मौजूद टीम के संपर्क में रहता है। नीचे पहुंचने पर बेल को कुछ भी साफ दिखाई नहीं देता। इतना घना अंधेरा होता है कि उसे सामने खड़ा क्रिस भी नजर नहीं आता। इसके बाद दोनों पाइप को ठीक करने का काम शुरू करते हैं, लेकिन करीब 20 मिनट बाद ऊपर मौजूद ऑपरेटर को पता चलता है कि शिप का डायनेमिक सिस्टम फेल हो चुका है जिससे शिप अपनी जगह से खिसकने लगता है। यह बहुत ही दुर्लभ स्थिति थी लेकिन बेहद खतरनाक भी। जैक तुरंत डंकन को आदेश देता है कि सभी को ऊपर आने का मैसेज भेजा जाए। मैसेज मिलते ही बेल काम छोड़कर ऊपर लौटने लगता है, लेकिन क्रिस अंदर फंस जाता है। वह पूरी कोशिश करता है लेकिन ऊपर नहीं आ पाता। बेल उसे जोर जोर से आवाजें देता है और फिर उसकी मदद के लिए आगे बढ़ता है। वह क्रिस की केबल को फ्री करने की कोशिश करता है जिससे क्रिस ऊपर आने लगता है, लेकिन तभी क्रिस की केबल उसी पाइप में फंस जाती है जिसे वे ठीक कर रहे थे। यह देखकर क्रिस बुरी तरह घबरा जाता है। उसकी सांस तेज हो जाती है और दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। बेल समझ जाता है कि हालात बेहद खराब हो चुके हैं क्योंकि केबल पर बहुत ज्यादा खिंचाव आ चुका होता है और वह किसी भी वक्त टूट सकती है। बेल क्रिस को शांत रहने को कहता है और समझाता है कि जैसे ही केबल टूटे उसे अपने हेलमेट में मौजूद बेल आउट सिस्टम ऑन करना होगा जिससे उसे लगभग 15 मिनट की एक्स्ट्रा ऑक्सीजन मिल जाएगी। वह उसे वहीं रुकने की सलाह देता है ताकि उसे ढूंढना आसान हो। इधर ऊपर शिप पर मौजूद सभी लोग हैरान होते हैं कि आखिर सिस्टम फेल कैसे हुआ जबकि मिशन से पहले कई बार चेकिंग की गई थी। और तभी नीचे मौजूद क्रिस की केबल टूट जाती है। क्रिस की हालत बेहद नाजुक हो जाती है जबकि बेल ऊपर पहुंच चुका होता है। उसके चेहरे पर अपने
साथी को हमेशा के लिए खो देने का डर साफ दिखाई दे रहा होता है। यह देखकर डंकन बिना देर किए जैक को पूरी स्थिति समझा देता है। वह कैप्टन से कहता है कि तुरंत एंकर गिराया जाए क्योंकि उनका साथी अभी भी नीचे फंसा हुआ है। डंकन साफ शब्दों में कहता है कि वह अपने दोस्त को इस तरह मरने के लिए नहीं छोड़ सकता, लेकिन कैप्टन मजबूरी जताता है। वह बताता है कि यह नॉर्थ सी है और जिस जगह शिप खड़ा है उसके नीचे हजारों नहीं बल्कि लाखों की संख्या में पाइपलाइंस बिछी हुई है। अगर एंकर डाला गया तो भारी नुकसान हो सकता है और कंपनी का गुस्सा भी झेलना पड़ेगा। यह सुनकर जैक गहरी दुविधा में फंस जाता है कि यह नियम माने या अपने आदमी की जान बचाए। इधर समुद्र के नीचे केबल टूटने के बाद तेज झटके पैदा होने लगते हैं जिससे क्रिस उस मेन होल से दूर बह जाता है। क्रिस पूरी ताकत से ऊपर आने की कोशिश करता है लेकिन उसकी सांसें साथ छोड़ने लगती है। उसके पास सिर्फ 15 मिनट की ऑक्सीजन बची होती है और समय तेजी से खत्म हो रहा होता है। उसी वक्त शिप पर मौजूद एक महिला ऑपरेटर बताती है कि वह डायनेमिक पोजिशनिंग सिस्टम को मैनुअली ठीक कर सकती है। जैक तुरंत उसे सिस्टम रिपेयर करने का आदेश देता है। साथ ही वह बेल को थोड़ी देर रुकने के लिए कहता है क्योंकि बेल अभी अभी गहराई से वापस आया होता है और दोबारा जाना उसके लिए जानलेवा साबित हो सकता है। नीचे क्रिस अभी भी हार नहीं मानता। वह एक फ्लेयर जलाता है ताकि उसकी रोशनी देखकर कोई उसे ढूंढ सके, लेकिन चारों तरफ सिर्फ अंधेरा और सन्नाटा होता है। मजबूर होकर क्रिस खुद ही किसी तरह ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है ताकि वह और गहराई में ना डूब जाए, लेकिन ऑक्सीजन लगभग खत्म हो चुकी होती है जिससे ऊपर तैरकर आने की उम्मीद भी टूट जाती है। फिर भी क्रिस खुद को संभालता है क्योंकि उसे पता है कि अगर उसने हार मान ली तो वह हमेशा के लिए इस अंधे समुद्र में खो जाएगा और कोई भी उसे कभी नहीं ढूंढ पाएगा। किसी तरह वह उस जगह तक पहुंच जाता है जो उसकी जिंदगी बचा सकती थी, लेकिन वहां पहुंचते ही उसकी आंखें बंद होने लगती है। उसी समय ऊपर शिप पर एक अच्छी खबर मिलती है। डायनेमिक पोजिशनिंग सिस्टम आखिरकार ठीक हो चुका होता है। बिना समय गवाए सबसे पहले एक आरओवी को नीचे भेजा जाता है ताकि क्रिस को खोजा जा सके। शुरुआत में वह कहीं नजर नहीं आता, लेकिन थोड़ी ऊंचाई पर जाने के बाद एक बॉक्स के पास क्रिस दिखाई देता है। जैक स्क्रीन पर देखता है कि क्रिस अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। जैक खुद रोबोट का कंट्रोल संभाल लेता है और उसे क्रिस के करीब ले जाता है ताकि उसे ऊपर उठाया जा सके, लेकिन बार बार कोशिश के बावजूद रोबोट उसे उठा नहीं पाता। तभी मालूम चलता है कि क्रिस ने खुद को उस बॉक्स से बांध लिया था ताकि अगर उसकी जान चली जाए तो कम से कम उसकी पत्नी उसे आखिरी बार देख सके। क्रिस की इस हिम्मत और समझदारी को देखकर जैक उसे सल्यूट करता है और तुरंत बेल को दोबारा नीचे जाने का आदेश देता है। आदेश मिलते ही बेल बिना किसी डर के फिर से गहराई में उतरता है और क्रिस को ऊपर लाने की कोशिश करता है। अब क्रिस का शरीर बहुत भारी हो चुका होता है जिससे बेल को उसे उठाने में काफी मुश्किल होती है। भारी डाइविंग सूट पहनने के बावजूद बेल हार नहीं मानता और पूरी ताकत लगाकर क्रिस को धीरे धीरे ऊपर ले आता है। जब क्रिस का हेलमेट उतारा जाता है तो उसका चेहरा पूरी तरह सफेद पड़ चुका होता है। उसे करीब 30 मिनट से ऑक्सीजन नहीं मिली होती है। सच्चाई यह थी कि क्रिस लगभग 45 मिनट तक नीचे फंसा रहा था, जबकि उसके पास सिर्फ 15 मिनट की ही ऑक्सीजन थी। बाकी समय उसका शरीर बिना सांस के पड़ा रहा, लेकिन डंकन उम्मीद नहीं छोड़ता। वह लगातार क्रिस से बात करता है, उसे आवाज देता है जैसे वह जानता हो कि उसका दोस्त अभी उसे सुन सकता है। कहते हैं इंसान मौत को छूकर वापस नहीं आता, लेकिन यहाँ सब अपनी आंखों से कुछ और ही देख रहे होते हैं। धीरे धीरे क्रिस की धड़कन वापस आने लगती है, हालांकि वह किसी जिंदा लाश जैसा लग रहा होता है। सबको डर होता है कि शायद उसका दिमाग काम करना बंद कर चुका है। तभी अचानक क्रिस बोल उठता है। उसकी आवाज सुनते ही सभी की सांस में सांस आती है और खुशी के मारे पूरी टीम झूम उठती है। कुछ देर बाद क्रिस ठीक से बोलने लगता है और पूछता है कि उसके साथ आखिर क्या हुआ। उसकी बातों को सुनकर डंकन उसे बताता है कि वह मर चुका था, लेकिन भगवान ने उसे दोबारा जिंदगी दे दी। ऊपर पहुंचने के बाद क्रिस का पूरी तरह मेडिकल चेकअप किया जाता है। 1 महीने बाद पूरी टीम घर लौटती है। हालांकि मिशन पूरा नहीं हो पाया था, लेकिन सभी इस बात से खुश थे कि उनका साथी जिंदा वापस आ गया। पूरी तरह ठीक होने के बाद क्रिस को घर जाने की इजाजत मिल जाती है। जैसे ही उसकी पत्नी उसे देखती है, वह उसे कसकर गले लगा लेती है। वह हैरान होती है कि क्रिस इतनी जल्दी कैसे लौट आया। क्रिस उसे बताता है कि एक ड्राइवर की केबल टूट गई थी, इसलिए मिशन को रोकना पड़ा। उसकी पत्नी सवाल करती है कि वह ड्राइवर कौन था और क्या वह सुरक्षित है, लेकिन क्रिस के जख्म देखकर उसे सच्चाई समझ आ जाती है कि वह ड्राइवर कोई और नहीं बल्कि क्रिस खुद था। यह समझते ही वह फूट फूट कर रोने लगती है और क्रिस को कसकर पकड़ लेती है। क्रिस उसे दिलासा देता है और कहता है कि भगवान उसे कभी उससे दूर नहीं होने देंगे और अब उसे डरने की जरूरत नहीं है। और इसी भावुक लेकिन खुशहाल अंत के साथ यह फिल्म खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको द लास्ट ब्रेथ मूवी की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। अगर हाँ तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना ताकि हम
हम आपके लिए इस तरह की सर्वाइवल बेस्ड मूवीज ला सके। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।